There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. 7 rupees 50 paisa by a credit card. Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? 2014 का समय था, नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। तब भारत ने एक नया सपना देखा था। मार्केट कैप सिर्फ $1.2 ट्रिलियन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ 2 थे और डिजिटल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट नया था। और आज 2024 में $5.4 ट्रिलियन का मार्केट कैप, 200 प्लस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है। आयुष्मान भारत हो या कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट करवाना इजी बनाना हो या फिर बाहर की कंपनी से इंडिया में इन्वेस्ट कराना हो, इंडिया कैसे ग्रो हुआ है और इंडिया के ग्रोथ में पिछले कुछ सालों में किन किन स्कीम्स ने बड़ा रोल प्ले किया है, चलिए इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट बीजेपी ने रखा था तो ऑपोजिशन के लीडर्स बहुत ज्यादा मजाक बना रहे थे इस डिजिटल पेमेंट का। मतलब कि वो हर एक प्रयास किए जा रहे थे कि डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको नीचा दिखाया जाए, ह्यूमिलेट किया जाए। राहुल गांधी बोल रहे थे कि पेटीएम का मतलब होता है पे टू मोदी। There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. एक लीडर कहते हैं कि गांव में इंटरनेट नहीं है तो डिजिटल पेमेंट्स कैसे होंगे। 7 rupees 50 paisa by a credit card. Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? और अभी क्या सिचुएशन है, 81 लाख करोड़ रुपीस की यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ अप्रैल से जुलाई 2024 तक में ही हो गए हैं। पूरे दुनिया का जो रियल टाइम पेमेंट है उसका 46% अकेले इंडिया में होता है। चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, वो सब लोग क्यूआर कोड लेकर रेडी रहते हैं। फॉरेन के लीडर्स इंडिया आते हैं और यूपीआई पेमेंट करके शॉक हो जाते हैं कि भाई इतनी आसानी से कोई पेमेंट कर सकता है, और यहाँ पे सब्जी वाले से लेकर रेडी वाला भी आसानी से पेमेंट ले रहा है। मेनली डिजिटल इंडिया का आइडिया था कि हर इंडियन के हाथ में एक स्मार्टफोन हो और वो इंटरनेट को यूज करके अपने गांव से भी बैठे बैठे बैंक का काम कर सके या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सके। पहले इंटरनेट इतना महंगा था कि लोग सोचते थे कि भाई हम लोग यूज कैसे करें। मुझे अभी भी याद है कि मैं 14 रुपए का जो एयरसेल वाला कूपन होता है उससे रिचार्ज करके नोकिया का तेजस मोबाइल को यूएसबी टेथरिंग के थ्रू अपने पीसी में इंटरनेट चलाता था, और वो भी 2G स्पीड आता था और लिमिटेड डेटा रहता था। लेकिन अभी 1 GB के लिए हमें सिर्फ 12 रुपए देने पड़ते हैं, और वो भी 4G डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। और हर महीने एवरेज इंडियन 30 GB डेटा यूज करता है, मतलब व्हाट्सएप, यूट्यूब सब कुछ फुल पावर में लोग चलाते हैं। गवर्नमेंट ने 5,84,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बना दिए हैं। अब ये कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होता है? ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाकर गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा सकते। एक वक्त था जब लोग बैंक की लाइन में खड़े रहते थे, और आज सिर्फ एक ऐप खोलते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। 2014 से 2024 तक का सफर देखिए कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है। इंटरनेट यूजर्स 25 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो चुके हैं। बैंक अकाउंट 48% से बढ़कर 71% हो चुके हैं, और अब डिजिटल इकोनॉमी 2026 तक जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूट करने लगेगा। 2015 में मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, और ऑपोजिशन ने कहा था कि ये सिर्फ एक जुमला है, ये मेक इन इंडिया नहीं है बल्कि ये फेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का आइडिया था कि इंडिया में ही चीजों को बनाया जाए और बाहर से इंपोर्ट कम हो, जिससे कि इंडिया के अंदर नौकरियां बढ़े। तो चलिए जानते हैं कि इस मेक इन इंडिया में आखिर हुआ क्या है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 से बढ़कर 2000 प्लस हो गए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन से बढ़कर $84 बिलियन तक पहुंच गया है, और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नाम 60,000 इंडियंस को रोजगार दे रहे हैं। डिफेंस का माल भी अब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और 1000 करोड़ से बढ़कर ये 21,000 करोड़ हो चुका है। अच्छा, सरकार ने एक नया स्कीम निकाला जो कि है PLI, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और इसका मतलब होता है कि जो कंपनीज इंडिया में चीजें बनाएंगी उनको बोनस दिया जाएगा। अच्छा, सरकार ने लॉन्च किया था 10,300 करोड़ का इंडियन AI मिशन, पर ऑपोजिशन का कहना था कि AI नौकरियां खत्म कर जाएगा, और इसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड था कि इस AI से हम लोग 20 लाख रोजगार बनाएंगे। अब सोचिए, अगर इंडिया इस AI की वेव का लीडर बन गया तो दुनिया में हमारा स्टेटस क्या होने वाला होगा। और ई कॉमर्स मार्केट $200 बिलियन तक पहुंचने वाला है 2026 तक। अब देखिए, इतनी सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर इतना सारा सक्सेस हुआ है तो भाई चैलेंजेस भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हमें अभी टैकल करना है, उनका सोल्यूशन ढूंढना है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, और डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चिंता है। फिलहाल अभी जो डेटा प्रोटेक्शन है इसके ऊपर भी काम चल रहा है। हाल ही में जो साइबर फ्रॉड होते हैं इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बताया था। अब जैसा कि मैंने आपको PLI स्कीम के बारे में बताया था, तो इस PLI स्कीम से क्या क्या हुआ है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। इस स्कीम से 8.5 लाख लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जॉब मिला है, और अब हम 4 लाख करोड़ रुपए का माल बाहर भेज रहे हैं, मतलब दुनिया में इंडिया का नाम हो रहा है, और दुनिया के लोग हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री के इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि यूएसए बाकी कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखता है। इसके साथ अब हम लोग दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दवा बनाने वाले बन चुके हैं, और आपने कोविड के टाइम तो देखा ही होगा कि हमारे देश ने कई देशों के लोगों की जान बचाई
थी यहाँ से मेडिसिन एक्सपोर्ट करके। अगर टेलीकॉम की बात की जाए तो टेलीकॉम का हम लोग 60% सामान खुद ही बना लेते हैं और इस कारण से हमें बाहर से चीजों को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। पीएलआई के साथ साथ सरकार ने रोड्स, रेलवेज और डिजिटल चीजें भी ठीक कर रही है। जैसे कि अगर हम रेलवेज की बात करें तो पिछले 10 साल में 31,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई गई है और अब तो हर दिन 14.5 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई जा रही है। मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए बुलेट ट्रेन के लिए 327 किलोमीटर का रास्ता बन चुका है। इसमें 21 किलोमीटर का टनल भी है जो समुद्र के नीचे से होकर जाएगा। लेकिन हमने ये भी चीजें देखी कि पिछले 1-2 सालों के अंदर रेलवे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और इस चीज के ऊपर हमारे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि भाई ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स में जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जान चली जाती है। इसके साथ साथ जो एजेंसीज है उनको ये भी पता करना चाहिए कि ये एक्सीडेंट्स हो क्यों रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल है। क्योंकि अगर आप सारे एक्सीडेंट्स को देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी नजर आएगी कि भाई कुछ लोग जानबूझकर एक्सीडेंट्स करवा रहे हैं और उसके लिए कभी पत्थर रख देते हैं ट्रैक के ऊपर, कभी कुछ सिलेंडर रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि ऐसे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं और इनको रोका जा सके। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक रेलवे का कर्मचारी था जो कि भाई 2 ट्रेन के बीच में बेचारा दब कर रह गया था। ये जो रेलवे कर्मचारी था ये कपलिंग कर रहा था। अगर बाकी के देश में हम देखें तो वहां पे ऑटोमेटिक कपलिंग होती है, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी भी मैनुअल कपलिंग हो रही है। तो इन सब सिक्योरिटीज के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर हो सके और किसी भी इनोसेंट की जान न जाए। अब अगर हम लोग डिजिटल स्टफ की बात करें तो सरकार एक नया सिस्टम बना रही है जिससे लोग और छोटे बिजनेस वाले आसानी से लोन ले पाएंगे और इसके कारण बाहर के लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग एफडीआई की बात करें यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है और बाहर के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए 254% ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद दुनिया इंडिया को दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब मानती है। अगर नई टेक्नोलॉजीज में बात करेंगे तो बड़े बड़े मेडिकल कंपनीज अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहे हैं। तो इन सब चीजों का आखिर असर क्या होगा? असर ये होगा कि हमारी जीडीपी है वो बढ़ेगी, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो ग्लोबल मार्केट में बढ़ता जा रहा है, मतलब कि दुनिया भर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब हम कम चीजें बाहर से मंगवाते हैं और ज्यादा चीजें बाहर भेजते हैं, वो भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि ज्यादा वैल्यूएबल है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल इजी कर दिए गए हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। टैक्स सिस्टम सुधार दिया गया है, जीएसटी जैसे चेंजेस से टैक्स भरना और समझना इजी हो गया है। हालांकि अभी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को टैक्स सिस्टम के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इसके कारण जो बड़े कंपनीज है उनका ग्रोथ भी हुआ है। इंडिया के 11 ऐसे बड़े कंपनीज बन गए हैं जो कि पूरे दुनिया में छा चुके हैं। पहले मिड साइज कंपनीज के नंबर टोटल 50 थे, लेकिन अब वो 209 हो चुके हैं। ये कंपनीज नए आइडियाज ला रहे हैं जो कि और नौकरी दे रहे हैं और अब इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स भी बन गए हैं, खास करके फिनटेक, एडटेक और ई कॉमर्स में। अब जैसे कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है तो ऐसे प्रोग्राम से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मदद मिल रहा है। जनधन योजना ने बहुत सारे लोगों की मदद की है और अभी 50 करोड़ से ज्यादा नए अकाउंट्स खुल चुके हैं और ये जो नए अकाउंट्स खुले उसमें 55.5% अकाउंट औरतों के नाम पे है और इन अकाउंट्स में 67% अकाउंट्स ऐसे जो कि गांव के या फिर छोटे शहरों में खोले गए हैं और इन सभी अकाउंट्स में अब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। और फिनटेक कंपनीज ने तो इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही आसान कर दिया है। अब तो आप अपने फोन से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी ब्रोकर की आपको जरूरत ही नहीं है। हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप SIP भी कर सकते हो। अब तो इंश्योरेंस, लोन्स सब कुछ मोबाइल के ऐप से ही हो जाता है और इससे फायदा ये हुआ है कि अब हर एक व्यक्ति को मौका मिल रहा है, फिर वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। मार्केट भी कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ है क्योंकि ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ा है, क्योंकि जब सबके पास बैंक अकाउंट होंगे और सब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के इन स्कीम्स ने अहम रोल प्ले किया है। अब देखिए हर समय एक जैसा तो होता नहीं है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और कोविड-19 भी उनमें से एक था और जब ये आया था तो इसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन हमारा देश खड़ा रहा और इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे कि कोविड-19 के टाइम पे भी हमारा देश कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नमस्कार।